हाय गुड मॉर्निंग। 10 के दमदार ट्रेड्स में आप सबका स्वागत है। थर्सडे, मंथ का लास्ट मंथली मंथली एक्सपायरी, वायदा एक्सपायरी अगस्त वायदा की, और बढ़िया मूव्स हैं भाई। आधे परसेंट से ज्यादा का उछाल, ऑलमोस्ट 2/3% के उछाल के साथ भारतीय बाजार 17,700 के ऊपर अब इस समय कामकाज करते हुए। तो 100 पॉइंट का और उछाल, और इस सीरीज में अब इसका मतलब हो गया हम ऑलमोस्ट 800 पॉइंट का सीरीज ऑन सीरीज उछाल देख रहे हैं। बहुत बढ़िया है सीरीज और बहुत अच्छा मूव भारतीय बाजारों में इस समय बनता हुआ। निफ्टी बैंक जैसी चर्चा में सुबह आया था, कल से मेंशन था, एक शेड बेहतर नजर आ रहा है और वैसे ही ट्रैक्शन भी है। 325 अंकों की मजबूती के साथ 39,370 के आसपास के जोन्स पर निफ्टी बैंक ट्रेड करता हुआ। मिड कैप, स्मॉल कैप्स, अक्रॉस सेक्टोरल पॉकेट्स, इनफैक्ट चौतरफा खरीदारी करने का दिन, और एडवांस डिक्लाइन आपकी स्क्रीन पर आएगा। चौतरफा खरीदारी का दिन और 4:1 का रेशियो एडवांसेस के फेवर में। 45 मिनट का ट्रेड सेटल हो चुका है और अभी भी 80% शेयर्स इन ग्रीन मजबूती के साथ कामकाज करते हुए। एक बार कंट्रीब्यूशन प्लेट निफ्टी की स्क्रीन पर लेकर आइएगा, मैं फिर बाद में बताऊंगा आपको। बहुत तगड़े मूव्स कई सारे स्टॉक स्पेसिफिक देखने को मिल रहे हैं, लेकिन कंट्रीब्यूशन प्लेट से समझ में आएगा अब तक की तस्वीर। गिरावट वाले कुछ चुनिंदा स्टॉक्स, मैं कह रहा था बहुत ब्रॉड बेस्ड रैली है आज की, वो निफ्टी हाईलाइट भी कर रहा है। और लाल साइड के सिर्फ 2 स्टॉक्स वो भी हल्के ठंडे पड़े हुए। मजबूती कहां से आ रही है? हैवीवेट्स के लिहाज से रिलायंस, आईसीआईसी बैंक, कोटक, एचयूएल, इस तरह के स्टॉक्स हैं अलग अलग अक्रॉस सेक्टर पॉकेट्स, जो अच्छी मजबूती, अच्छा ट्रैक्शन डिलीवर करते हुए। लेकिन वीरू, ये जो 45-46 मिनट का ट्रेड कल्मिनेट हुआ है, मोमेंटम इंटैक्ट 17,700, और इनफैक्ट गैप अप सरेंडर नहीं करा, हायर ट्रिजेक्टरी की तरफ हम मूव कर रहे हैं। क्या कहता है एक्सपायरी के दिन के लिए? कैसा सेटअप लग रहा है? देखिए आशीष, मेरा निफ्टी पे क्या व्यू था कि अगर हमें हायर लेवल्स को सस्टेन करना है तो हमें 691 को स्ट्राइक करना होगा। आप बतौर डे ट्रेडर इस मोमेंटम को तभी चेस कीजिएगा अगर हम 691 की ट्रिजेक्टरी को स्ट्राइक कर जाए। 691 और 705 निकला तो आपको जो टारगेट पेट्स में अगेन 750 की ट्रिजेक्टरी मेंशन थी वो मिल जाएगी। तो अगर आप उस ट्रेड पे चल रहे हैं तो चलिए, पर याद रखिएगा स्टॉप लॉस रीजनेबल रखिएगा, क्योंकि अब जो स्टॉप लॉस आएगा ना आशीष, टेक्निकली वो प्रीवियस क्लोज के आसपास ही है। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि एक पॉकेट फ्रेंडली स्टॉप लॉस लेके चलिए। रिवॉर्ड की अपेक्षा में उतना ही अगर आप देखें आपको स्टॉप लॉस रखना है जितना रखना चाहिए। तो ये रही बात निफ्टी पर। 715 के ऊपर, 705 के ऊपर आशीष 756 तक के स्विंग पॉसिबल है। निफ्टी बैंक पे आशीष हमारी बात हुई थी एग्जैक्टली सुबह सुबह कि इट्स बेटर टू चेज निफ्टी बैंक दिस मॉर्निंग, और जहां खुला था वहां भी चेज कीजिएगा। और वहां से मैंने जो पहला टारगेट रखा था आशीष, वो था 380 का, और आपको स्क्रीन पे 380 मिल गया है। 380 के बाद 39,500 की कॉल का कॉल राइटर वो सबसे बड़ा ग्रिप रखता है। तो आप वेट कर सकते हैं इस ट्रेड पर करीब करीब 510 की ट्रिजेक्टरी का। लेकिन 510 की ट्रिजेक्टरी में आपको अपने ट्रेड को चेक करना पड़ेगा, क्या ये उसके ऊपर होल्ड कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है। वहां पे वॉलेटिलिटी काफी बढ़ तो नहीं रही है, वहां पे अदरवाइज प्रॉफिट बुक करिएगा या फिर एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा। बट बैंक निफ्टी ज्यादा अगर आप देखें स्ट्रांग लगता है, उस रेंज को बाइसेक्ट करने के लिए वेल प्लेस लगता है आशीष बैंक निफ्टी। और बैंक निफ्टी सिर्फ 12 स्टॉक्स का कॉन्स्टिट्यूएंट है। इसके बियॉन्ड चले जाऊं बैंक्स और फाइनेंशियल स्पेस में, तो बहुत सारे स्टॉक्स, बहुत अच्छे मूव्स आज की ट्रेडिंग सेशन में डिलीवर करते हुए। तो फाइनेंशियल्स, बैंक्स, उनकी स्ट्रेंथ जो है वो कंटिन्यू करती हुई। कुछ स्टॉक्स तो नीचे टिकर टीम हाईलाइट भी कर रही है, वायदा बाजार के कॉन्स्टिट्यूएंट्स बहुत बढ़िया मूव्स कई सारे स्टॉक डिलीवर कर रहे हैं। और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन दरअसल गजब का है आज के ट्रेडिंग सेशन में। तो ऐसे में दिखाइए दोनों एक्सपर्ट जो जुड़ चुके हैं हमारे साथ, इनक्रेड इक्विटीज के गौरव बिस्सा और आपकी स्क्रीन पे ट्रेडर और मार्केट एक्सपर्ट अमित सेठ साहब। आप दोनों का फिर से, अमित का फिर से और गौरव आपका स्वागत है। क्या लग रहा है भाई? अच्छा, एक्सपायरी कहां होगी गौरव आज शाम को? 17,700 पे हम खड़े हुए हैं, 3:30 बजे कहां नजर आएगा निफ्टी? देखिए, जो एक्सपायरी अभी के आंकड़े के हिसाब से देखने मिल रही है, मुझे लगता है 17,650 से 17,750, ये एक 100 पॉइंट की रेंज के दरमियान मुझे लग रहा है कि एक्सपायरी आपको देखने मिल सकती है आज की। -50 कर दिया आपने सेफ्टी के लिए, मुझे लगा कुछ। अरे फिर कोई ट्रेड बनता है निफ्टी में या नहीं बनता?
देखिए, मैं वीरू जी की बात से सहमत हूँ कि 17,700 की जो चर्चा कर रहे थे, कल अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे एक कंफर्टेबल राइटिंग हमको देखने मिली थी। तो अगर ये सस्टेन हो जाता है, आवरली क्लोज इसके ऊपर आता है, तो जो राइटर्स हैं वो एक बार के लिए फोर्स होंगे अपने पोर्शंस कवर करने के लिए। तो यहाँ से एक अपसाइड आपको 17,750 तक देखने मिल सकती है। अब यहाँ पे अगर आप 17,700 के कॉल का वीवीआईपी अगर देखेंगे तो मेरे हिसाब से कुछ 40 के आसपास का है। अगर ये 17,700 का कॉल अगर ये 40 के नीचे ट्रेड करना शुरू कर लेता है, तब मैं समझता हूँ कि ऊपरी लेवल्स पे फिर जो कॉल राइटर्स जो है हावी हो जाएंगे, और जो हम जो चर्चा कर रहे थे रेंज की, ये वापस उसी रेंज में आ जाएगा। तो जो अभी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि क्या 1 घंटे की क्लोजिंग 17,700 के ऊपर हो रही है 10:30 बजे की? अगर हाँ, तो हम लोग और अपसाइड की बात कर लेंगे। अदरवाइज मुझे लगता है कि थोड़ा एक रेंज बाउंड मूड आपको सेकंड हाफ में देखने मिल सकता है। ठीक बात। ये अच्छा, कुछ ही देर में वैसे जुड़ चुके हैं, कुछ ही देर में जा रहे हैं हम लोग। goindiastocks.com के फाउंडर राकेश अरोड़ा साहब आज बिग मार्केट वॉइसेस के अंतर्गत हमारे साथ हैं। बस राकेश सर के पास जाने वाले हैं हम। राकेश सर, गुड मॉर्निंग। इस बीच पहले 10 के दमदार ट्रेड्स ले लिए जाएं। गौरव से मार्केट की चर्चा हुई। अमित, आप बताइए पहले 10 के दमदार कौन से प्रेफर्ड ट्रेड है साहब? सेक्टर से गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, गोदरेज ने एक अच्छा पुल बैक दिया था। चार्ट काफी स्ट्रांग है, मोमेंटम इसमें काफी अच्छा है। करंटली इसका फ्यूचर्स में प्राइस है, फ्यूचर्स की बात कर रहा हूँ, 925 रुपए का प्राइस है। लॉन्ग की सलाह है, स्टॉप लॉस रखूंगा लगभग 912 रुपए का, और टारगेट्स रहेंगे 945 रुपीज के। सेकंड स्टॉक मेरा बैंकिंग सेक्टर से ही रहेगा रेडार में। कोटक महिंद्रा बैंक करंटली ट्रेडिंग एट 1893, काफी अच्छा और पॉजिटिव स्ट्रक्चर है। लगभग इसका स्टॉप लॉस रखूंगा 1870 का, और टारगेट रहेंगे 1940 रुपए के। ओके, कोटक महिंद्रा बैंक वो स्टॉक जो कि डेरिवेटिव्स में इन डेरिवेटिव्स बैंकिंग स्पेस में सबसे स्ट्रांग रोल ओवर लेके राइड कर रहा है, याद रखिएगा, इट्स कोटक महिंद्रा बैंक। गौरव जी, आपके दो ट्रेड्स क्या होंगे कन्विक्शन? पहला जो होगा, दोनों स्टॉक्स जो है वो बैंकिंग स्पेस के ही हैं। पहला जो है वो एयू बैंक का है। यहाँ पे अगर आप ओवरऑल स्ट्रक्चर देखेंगे तो एक अच्छा ब्रेकआउट हमको देखने मिला। फिर आपने देखा कि रिटेस्ट हुआ 625-30 का, फिर वापस एक अपसाइड दिया है, और एक रेंज के बाद फिर वापस स्टॉप आया है। तो 650 के स्टॉप लॉस से एयू बैंक बाय कर सकते हैं। 680 का इसमें लक्ष्य होगा। दूसरा है बंधन बैंक। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो एक अच्छा कंसोलिडेशन चल रहा था, चाहे आप इसको डेली पे देखिए, आवली या 2 आवली पे देखिए, एक अच्छा कंसोलिडेशन आपको देखने मिल रहा है। अब इसके ऊपर ब्रेकआउट आ चुका है। कल भी हमने देखा ब्रेकआउट आते हुए आवली चार्ट्स में आज रिटेस्ट करके ब्रेकआउट के लिए उसको 295 पर ऊपर आया है। तो 288 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं बंधन को, और 315 का इसमें लक्ष्य रहेगा। बैंकिंग, और वो यही कल सुबह भी यही प्रोफाइल ऑफ स्टॉक्स, यही बंधन, यही एयू स्मॉल, यही आरबीएल बैंक सुबह ट्रेड में हाईलाइट हुए थे। दिन के दौरान बहुत बढ़िया मूव्स आए, और आज फिर देखिए उसी पॉकेट पे एक्सपर्ट हिट करते हुए एयू स्मॉल फाइनेंस गौरव का प्रेफर्ड पिक, बंधन बैंक एक प्रेफर्ड बाय। अमित सेठ साहब ने चुना है थोड़ा सा मिक्स, दिग्गज में कोटक महिंद्रा बैंक, और साथ में उन्होंने एफएमसीजी का तड़का भी रख रखा है, गोदरेज कंज्यूमर, जो इस समय के बढ़िया प्रेफर्ड ट्रेड्स। अच्छा अमित जी, वो आपका लड़का तो बड़ा हो रहा है, कौन से स्ट्रीम में लेके जा रहे हो उसको? क्या तैयारी करा रहे हो उसकी? क्या मन है? आशीष जी अभी इस साल बोर्ड का एग्जाम देगा क्लास 10 का, तो इसका इंटरेस्ट बेसिकली कॉमर्स स्ट्रीम में है, तो 11 में मोस्ट प्रोबेबली कॉमर्स चूज करेगा। और कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने का मन हो तो उससे बोलिएगा 10:20 का सेगमेंट जुड़ जाए। हम लोग आजकल अपने दिमाग की चाक्षु खोलने में बिजी हैं। आज का जो सवाल है डायरेक्टर साहब दिखाइएगा, कुछ देर बाद उस सवाल का जवाब भी आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएगा, और आज का एक इंटरेस्टिंग सवाल भी। लेकिन वो सवाल आता रहेगा स्क्रीन पे जब तक goindiastocks.com के फाउंडर राकेश अरोड़ा साहब जुड़ चुके हैं। राकेश सर, थैंक यू जुड़ने के लिए। अरे ये वोलेटाइल हो रहे हैं हम, 18,000 से 17,350 तक गिर गए। अब 2 दिनों में 350 की जगह हम 700 पे आके खड़े हो गए। ये ऑफलेट जो मूव्स आ रहे हैं, करेक्शन, वॉलेटिलिटी, इसकी आपकी रीडिंग क्या है? पहले तो कह रहे थे सबकी फेड का डर है, जेरोमी पॉवेल साहब की स्पीच है, वो तो आनी है अभी स्पीच, कि हमने पहले से मान लिया है कि हॉकिश कम होगी इसलिए उछाल दिखा रहे हैं, या अब डर खत्म हो रहा है? देखिए, ऐसा है कि एक्सपेक्टेशन पे मार्केट चलता है। हाँ। तो एक बहुत ही बेयरिशनेस एक्सपेक्टेशन बन गई थी, और कंसेंसस मतलब कि सभी लोग मान चुके थे कि हाँ भाई, इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगा, इन्फ्लेशन ऊपर जाएगा, और इकोनॉमिक जो रिसेशन है उसके चांसेस काफी हाई हैं। तो इस लेवल तक बेयरिशनेस हो गई थी कि जो शॉर्ट कवरिंग अभी हम देख रहे हैं वो अभी तक खत्म नहीं हुई है, और आई थिंक ये अभी और चलेगी जैसा मुझे अंदाजा लग रहा है। दूसरी चीज जो हेल्प करी है कि ऑयल प्राइसेस कूल ऑफ हो गए, तो उससे एक जो एनर्जी प्राइस शॉक की जो रिस्क फैक्टर बन रही थी
वो भी थोड़ी हद तक कम हुई है। तो अब जब तक कि कोई नया डेवलपमेंट नहीं होता है कि ऑयल वापस से ऊपर ना चला जाए, या कोई और फिर कोविड रिलेटेड लॉकडाउन चाइना में और कोई बड़े भारी भरकम कुछ ऐसा ना आ जाए, तब तक मुझे लगता है ये शॉर्ट कवरिंग अभी चलती रहेगी। लेकिन राकेश जी, आई थिंक इस पूरे 15,200, 15,800 से लेकर 17,980 तक के स्विंग में बिल्कुल सही कहा आपने कि क्रूड एक एडवांटेज था जिसको बाजार ने हाथों हाथ लिया। कमोडिटी प्राइसेस में डिप एक एडवांटेज था, बट सडनली क्रूड में एक फिर पुल बैक आ रहा है। वी आर नाउ क्लोजर टू 102। ये ईरान डील अगर आप देखें एग्जीक्यूट हो जाएगी, इस बात की बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज के बीच में हमने 92 तक के रिट्रेसमेंट देखे। आपका अब क्रूड पे आउटलुक क्या है? 102 से कहां, और अगर ये डील नहीं हुई तो क्या प्राइस प्रोजेक्शन है आपके क्रूड के? देखिए, ऐसा है कि ये सब डिपेंड करता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ कैसी रहती है। जिस तरह से चाइना स्टिमुलस देने की कोशिश कर रहा है, हालांकि अभी तक कोई खास असर नहीं हुआ है उसके ऊपर इकोनॉमिक ग्रोथ पे, बट कभी ना कभी तो हो ही सकता है। और दूसरा ये है कि विंटर सीजन आने वाला है, तो उस समय एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी काफी बढ़ जाती है। एंड ओपेक ने जैसे बताया है कि वो थोड़ा भी स्लैक बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। वो लोग प्राइस को मेंटेन रखने की कोशिश ही कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एनर्जी शॉक का रिस्क अभी खत्म नहीं हुआ है, जब तक कि ये विंटर हम देख नहीं लेते हैं। तो मुझे लगता है कि ये वॉलेटिलिटी तो बनी रहेगी। फिलहाल क्रूड की पोजीशन, मतलब डिमांड सप्लाई के हिसाब से देखी जाए तो बैलेंस्ड है, बट छोटा मोटा इम्बैलेंस से ही प्राइसेस शूट अप हो सकती है। तो आई थिंक अक्टूबर नवंबर अगर आराम से निकल जाता है तो उसके बाद रिस्क फैक्टर्स कम हो जाएंगे। ये राकेश सर आए और कमोडिटीज प्ले पे वो सीमेंट और मेटल से बात ना करूंगी तो गलत होगा, लेकिन उस पर आता हूँ राकेश सर। पहले ये जो वॉलेटिलिटी के बीच में आप कैसे पोजीशनड हो? ये 17,700 पे क्या एग्रेसिवली अभी भी लॉन्ग जाने का मन है, या आप थोड़ा सा थम गए, हाथ खींच लिए हैं इस समय बाजार से? और इसको अलग तरह से ऐसे भी रखना चाहूंगा, जब आप अपने ग्लोबल क्लाइंट्स को पिच करते हो इंडिया स्टोरी, तो क्या अभी भी सिग्निफिकेंट अपटेक, सिग्निफिकेंट बुलिश स्टेटमेंट्स, कमेंट्स नजर आते हैं? क्या क्या पिच करते हो आप उनको? देखिए, रिलेटिवली इंडिया हमारा जो इन्फ्लेशन है वो काफी बिनाइन है एज कंपेयर टू डेवलप्ड इकोनॉमीज। बिग एडवांटेज है, जिसकी वजह से आज अगर हम देखें तो जो हमारी आउट परफॉर्मेंस आ रही है ग्लोबल मार्केट। ऑडियो का इशू सॉर्ट आउट करें तो फिर समझ में नहीं आएगा। एक तो इंपॉर्टेंट पॉइंट तो वाकई है कि हमारे यहाँ इन्फ्लेशन बनाइन है। इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा इकोनॉमी की ग्रोथ के वीज़ा भी इन्फ्लेशन इज स्टिल मैनेजेबल, और मैनेज कर भी रहे हैं बढ़िया तरीके से। कई जगह इन्फ्लेशन हाथ से निकल गया है और आगे भी बहुत एग्रेसिव इन्फ्लेशन प्रोजेक्शंस आ रहे हैं। तो हमारा एक कंफर्ट है, हमारे आरबीआई ने जो स्टेप्स लिए, और हमारा लार्जली इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन था। यूएस वगैरह के साथ दिक्कत थी कि वो डिमांड लेड इन्फ्लेशन है, तो उनको वो हमारा इम्पोर्टेड है, और जैसे जैसे ग्लोबली माहौल ठीक हो रहा है, थम रहा है, हमारे लिए थोड़ा सा पॉजिटिव होंगे। खैर, राकेश सर जो जुड़ेंगे तो उनसे इस पर और बातचीत करेंगे। जुड़ गए क्या? फिर ऑडियो ठीक है? हाँ राकेश सर, आप प्लीज कंटिन्यू करो। एक तो इन्फ्लेशन की बात आपने करी थी। हाँ जी, तो मैं कह रहा था कि इन्फ्लेशन हमारा बिनाइन तो अब, लेकिन चक्कर ये है कि इंडिया कितना आउट परफॉर्म कर सकता है। तो यही एक मेन क्वेश्चन है। इंडिया ऑल टाइम हाई पे चल रहा है रिलेटिवली टू अदर डेवलप्ड मार्केट्स। तो ये आउट परफॉर्मेंस उतनी ज्यादा लंबे समय तक तो नहीं चल सकती अगर बाकी ग्लोबल नहीं चलेगा। बट फिलहाल जैसा मैं कह रहा था कि अभी इस शॉर्ट कवरिंग रैली के अंदर अभी स्टीम बाकी है। तो मुझे लगता है कि अपन पिछला जो हाई था 18,600 के आसपास हम वापस एक बार पहुंच जाएंगे। उसके बाद अगर अक्टूबर नवंबर आसानी से निकल जाता है ग्लोबली एनर्जी शॉक के बिना, तो आई थिंक आगे और फिर एक अपसाइड खुल जाएगा। सर, ये जो आपने राकेश जी बात करी ना, आई मीन 18,600 की पॉसिबिलिटी या फिर प्रीवियस हाइस को रिगेन करने की पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है। अब आपने आज के इस डिस्कशन के बेस को बनाया कमोडिटीज, और कमोडिटीज के प्राइस में आप देखें जो श्रिंक आया है, तो ऐसे में एज ए इन्वेस्टर या फिर यहाँ से अगर मुझे आगे बाजार को अप्रोच करना है टुवर्ड्स 18,600, आपको सबसे ज्यादा बेहतरीन चेज करने लायक लग क्या रहा है? अगर ये 6 महीने के टाइम फ्रेम में हो जाए और होना है, तो क्या चीज करना चाहिए इस वक्त? देखिए, जैसा कि हम अभी हमेशा बात करते हैं कि डोमेस्टिक फोकस सेक्टर्स पे ही हमें बने रहना चाहिए।
क्योंकि ग्लोबली अभी बहुत ही अनसर्टेनिटी बनी हुई है। तो आप देखेंगे कि मार्केट में भी बैंक्स हैं और एनबीएफसीज हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैं, कंज्यूमर कैपिटल गुड्स हैं, और यहीं पे अधिकतर तेजी बनी हुई है यूटिलिटीज वगैरह में। तो मेरे हिसाब से इन्हीं के साथ ही बने रहना चाहिए। छोटा मोटा बाउंस जरूर आएगा मेटल्स और आईटी सेक्टर जो कि ग्लोबली रिलेटेड है, बट आई थिंक ज्यादा तेजी डोमेस्टिक फोकस सेंटर्स में ही रहेगी। तो कमोडिटीज में अगर देखना चाहेंगे तो सीमेंट देख सकते हैं, बट मेरे हिसाब से मेटल और आईटी बाउंस तो जरूर आएगा, लेकिन उसमें इतना कोई आउट परफॉर्मेंस नहीं आएगा मार्केट में। पॉकेट्स में राकेश सर, सबसे पहले तो सीमेंट, क्या व्यू बन रहा है आपका भाई सीमेंट को लेकर? अब आप बुलिश हो रहे हो क्या? और सीमेंट में लेकर अभी कंफ्यूजन है, अंबुजा के साथ जाऊं या अल्ट्राटेक के साथ जाऊं? नहीं, इतना कोई बड़ा कंफ्यूजन नहीं है। हाँ, दोनों ही लीडर कंपनीज हैं, एक तो चुनना है आप तो। कुछ भी चूज कर सकते हैं। अंबुजा का थोड़ा आउट परफॉर्मेंस हुआ है क्योंकि अडानी के ओपन ऑफर की वजह से वो गिरा नहीं था स्टॉक, बट ऐसा है कि अंबुजा एक डिस्काउंट पे ट्रेड करता रहा है अल्ट्राटेक के, और उसका कारण ये था कि इसमें ग्रोथ कम थी। मार्जिन तो बराबर है अल्ट्राटेक के, लेकिन ग्रोथ कम थी क्योंकि होलसेल में इतना फोकस नहीं था ग्रोथ पे। अब अडानी ग्रुप आ गया है तो मुझे लगता है कि ग्रोथ भी काफी तेज रहेगी। तो जो एक पी में जो डिस्काउंट चलता था अंबुजा का, वो अब खत्म हो गया है ऑलमोस्ट। और मुझे लगता है कि आगे जाके एक प्रीमियम भी बन सकता है अंबुजा का, क्योंकि अडानी जो टेबल पे लेके आता है, उनकी एनर्जी कॉस्ट को लेके, उनकी फ्रेट कॉस्ट को लेके, एक कॉस्ट लीडरशिप आने की चांस बन गई है अंबुजा में, along with high growth. राकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, और कमोडिटीज पे, मार्केट्स के लेवल्स पे, और किन लेवल्स को आप इस वक्त अब अपने निगाहों में गड़ाए हुए हैं, क्या टारगेट्स आप, अगर आप देखें, चीज करने की कोशिश कर रहे हैं, सब पे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। निफ्टी आप देखिए 17,686 और 39,321। एक्सपायरी डे में जो फर्स्ट लेग में स्विंग मिलता है, वो आपकी स्क्रीन पर देख कर लगता है आशीष के पूरा हो गया एक बार के लिए। आई थिंक यहाँ से लेकर लगभग 10-16 से लेकर मेरे ख्याल से करीब करीब एक सब्सटेंशियल पार्ट 1:30 से लेकर 2 बजे तक का हम एक रेंज में गुजारेंगे। आशीष, चलिए भाई, अच्छा एक काम करा जाए, अब सुमित को दिखाइए स्क्रीन पे। आज सुमित सुबह मेंशन कर रहे थे टीसीएस की हैप्पी बर्थडे है। आज ही के दिन 2004 को टीसीएस लिस्ट हुआ था। 18वीं बर्थडे। 18वीं बर्थडे का तो काफी सिग्निफिकेंस होता है भाई। जरा मैप करी जाए टीसीएस की जर्नी, कैसा रहा रिटर्न, क्या क्या रहा हिस्टोरिक मोमेंट्स? देखिए, टीसीएस के केस में देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी और देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है। उसका आज वो 18 साल पूरे हो चुके हैं। 18 साल की जर्नी इसकी बहुत ही शानदार रही। अगर आप इसकी हिस्टोरिकल नंबर्स देखेंगे तो बहुत ही शानदार आंकड़े आते हुए दिखाई पड़े। तो शुरुआत कर लेते हैं कुछ नंबर्स के साथ। सबसे पहले तो आज के दिन 25 अगस्त 2004 को टीसीएस लिस्ट हुआ था, और उस समय के दाम के हिसाब से करीब करीब 26% प्रीमियम पर टीसीएस लिस्ट होता हुआ दिखाई पड़ा। तो एक बढ़िया प्रीमियम टीसीएस ने कमांड किया था। वो समय पर कुछ और आंकड़े आपकी स्क्रीन पर, 775 से 900 रुपए इसका प्राइस बैंड होता था। इशू प्राइस का 850 रुपए पर शेयर बैठा था। इशू का जो साइज था वो 4,713 करोड़ था, और गौरतलब है उस समय के सबसे बड़े आईपीओ में शुमार था, जिसमें ग्रीन शू ऑप्शन भी लगा हुआ था। करीब करीब 7.7 गुना ये आईपीओ उस समय पर सब्सक्राइब होता हुआ दिखाई पड़ा। तो इसमें एक हेवी पार्टिसिपेशन जो है वो एचएनआईज की तरफ से और एनआईआईज की तरफ से आता हुआ दिखाई पड़ा था। तो एक बढ़िया नंबर्स उस समय बने भी थे। कैसे रही जर्नी टीसीएस की? 2004 में 1000 शेयरों का मैं एक आंकड़ा मान के चलता हूं, क्योंकि ये उस समय के हिसाब से काफी बड़ा नंबर था, लेकिन फिर भी 1000 शेयर अगर किसी ने उस समय पे लिए होते तो 2006 तक आते आते वो बन गए थे 2000 शेयर, एक बोनस के बाद। 2009 तक आते आते एक और बोनस के बाद बन गए करीब करीब 4000 शेयर, और 2018 तक आते आते जब कंपनी ने एक और बोनस दिया 1:1 का, तब बन गए 8000 शेयर, यानी कि करीब वो 8-8.5 लाख रुपए की कीमत बन गई, रफली 2.5 करोड़ रुपए के आसपास। प्लस टीसीएस सब जानते हैं कि बहुत ही बढ़िया डिविडेंड पेइंग कंपनी है, तो एक अच्छे डिविडेंड पे आउट्स कंपनी ने विद टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जरूर दिए हैं। तो ये तो रही टीसीएस के स्टॉक की परफॉर्मेंस। टीसीएस क्यों इतनी खास है वो भी देख लीजिए। एक तो सबसे बड़ी आईटी कंपनी है देश की, लीग अहेड है अपने बाकी नेक्स्ट पीयर्स से।
ये मुनाफे में देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज पहली और दूसरे नंबर पर अगर आप देश की कोई कंपनी को रखना चाहेंगे तो वो टीसीएस आती है। निफ्टी 50 के जो निफ्टी 50 की टॉप 50 कंपनीज हैं उसके मुनाफे का 10% हिस्सा अकेला टीसीएस से आता है। तो उस तरह का क्वांटम, उस तरह का साइज ये कंपनी का है। करीब करीब 5.25 लाख कर्मचारी टीसीएस में कामकाज करते हैं। तो ये तो टीसीएस का पहला एक बड़ा नंबर आप देख रहे हैं, किस तरह से इस कंपनी का साइज को आप इवैल्यूएट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और नंबर जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, टीसीएस को अगर आज आप जोड़ना चाहेंगे तो आपके सामने इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल, टेक महिंद्रा, इन चारों को अगर आप जोड़ देंगे तो जाके ऑलमोस्ट टीसीएस के करीब आते हुए दिखाई पड़ेंगे। टीसीएस की मार्केट कैप रफली 12 लाख करोड़ है, इनकी मार्केट कैप करीब करीब 12.2 लाख करोड़ के आसपास बैठती है। तो इस तरह का बड़ा क्वांटम टीसीएस का है। टाटा ग्रुप के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ग्रुप की मार्केट कैप का करीब करीब 55% हिस्सा अकेला टीसीएस लेकर आता है। ग्रुप के मुनाफे का करीब 50% हिस्सा टीसीएस लेके आता है। ग्रुप के ओवरऑल जो कंपनी के कर्मचारी हैं उसमें 93% कर्मचारी जो हैं वो भारतीय हैं और ग्रुप के कुल कर्मचारियों का 57% हिस्सा अकेला टीसीएस के अंदर है। तो इस तरह का बड़ा क्वांटम ये ग्रुप के लिए भी जनरेट करता है। तो एक बड़ी जाइंट जिसका आज 18वां जन्मदिन आप मना रहे हैं। गजब, और क्या वैल्यू क्रिएशन इन सब कंपनीज के साथ स्टिक कराओ 18 इयर्स में। वो सुमित का वो नीचे देख रहा था मैं कोट, 8.5 लाख आज के हो गए 2.6 करोड़। ये सिर्फ शेयर के कैपिटल एप्रिसिएशन की बात हो रही है। डिविडेंड डोल आउट्स के चलते तो मेरे ख्याल से काफी हद तक फ्री अप हो गए होंगे आपके सारे शेयर्स। तगड़े डिविडेंड डोल आउट आईटी कंपनीज ओवर द इयर्स, क्योंकि बहुत सिग्निफिकेंट कैश फ्लो जनरेशन होते थे, तगड़े डिविडेंड डोल आउट साथ में होते हुए नजर आए। कुछ इमेजेस टीसीएस की। और आज ना आईपीओ के समय इन्वेस्टेड एक इन्वेस्टर है, उनसे रिक्वेस्ट करिए आज जुड़िए हमारे साथ। राजेंद्र डगर साहब हैं हमारे साथ। राजेंद्र जी स्वागत है आपका। ये नमस्कार सर जी। 2004 में आईपीओ में आपने सब्सक्राइब किया था क्या? हाँ जी, दोस्तों हमारे सब्सक्राइब 2 लॉट मिली थी तो 40 शेयर हो गए थे। 2004 में सब्सक्राइब किया, 2 लॉट मिली, तो आप लक्की उनमें से थे। 7-8 गुना सब्सक्राइब हुआ था, राजेंद्र जी को 2 लॉट मिल गया, उसमें से लक्की थे। राजेंद्र जी वो अभी तक रखे हुए शेयर है, कुछ निकाल दिए? नहीं, उसमें क्या हुआ कि एक्चुअली एक 10 शेयर की लॉट और मिली थी, वो तो हमने सही कर दी थी और ये 40 शेयर रख लिए थे। अभी कितने हो गए ये 40 आपके पास? अब मेरे 320 शेयर हो गए। 320? वाह, कैसी रही टीसीएस के साथ ये जर्नी? कभी मन नहीं करा निकालने का? मल्टी बैगर हो गया अब तो आपके लिए बहुत बड़ा। अब एक्चुअली क्या यहाँ पे बोल रहे हैं कि कॉइन था। हेलो, हाँ सर फिर से बोले, आवाज नहीं आ रही क्लियर। हाँ, आप बोल रहे हैं कि कॉइन है तो कॉइन तो चाहिए ना। हाँ चलिए बढ़िया, ऑडियो क्लियर नहीं हो पा रहा। चलिए राजेंद्र जी थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। अच्छा वीरू, एक चीज नोटिस करिए, 2004 से 2022 ये हो गया टीसीएस का 18th बर्थडे, और 18th बर्थडे तक आते आते हाइट रुकने लगती है। ये गौरव ऐसा तो कुछ नहीं होगा ना, स्टॉक रिटर्न्स अच्छे थे, ऐसा नहीं रिटर्न पस्त तो नहीं पड़ेंगे ना 18 के बाद? जी बिल्कुल नहीं। आप अगर देखिए कि 18 के बाद में भले आपके हाइट जरूर रुक गया, लेकिन मैच्योरिटी लेवल तो रुकता नहीं है। और जो रियल लाइफ में ग्रोथ होती है, अलग अलग पैमाने होते हैं ग्रोथ के, वो शुरू हो जाते हैं। और आईटी में मैं ऐसे भी काफी बुलिश हूँ, और यहाँ पे काफी 2 साल के अंदर आईटी में मुझे काफी स्ट्रॉन्ग अपसाइड मुझे देखने में लग रहा है। और उसमें जो टॉपिक्स हैं वो इनफैक्ट टीसीएस ही रहेंगे। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग अपसाइड आपको देखने मिल सकती है आने वाले कुछ समय में। स्ट्रॉन्ग अपसाइड आने वाले समय में। और अब समय बिना वेस्ट करे कल का सवाल स्क्रीन पर दिखाइए साहब। ये हमारे प्रोड्यूसर साहब का सवाल था। प्रोड्यूसर अंदर आना चाहते हो तो अंदर आ सकते हैं, आपके सवाल को उठा रहे हैं हम लोग। प्रोड्यूसर साहब को भेजिए अंदर भाई। ऐसा कौन सा जीव है जो जिंदगी भर बिना पानी पिए जीता है? कभी पानी नहीं पीता लाइफ लॉन्ग। वीरू पता चला आपको? हाँ देखिए, बहुत सारे विकल्प थे, लेकिन मुझे इसमें से सबसे, अगर आप देखें, ज़्यादा आंसर के करीब जो नाम नज़र आ रहा है वो है कंगारू रेक्स, आशीष। और इसके पीछे तर्क ये है क्योंकि इसकी किडनीज जो होती हैं वो बहुत एफिशिएंट होती हैं। मतलब जो भी ये खाता है उसमें से वो इतना, अगर आप देखें, जिसे कहते हैं ना, तरलता वो स्क्यूज कर देती हैं कि इसको पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती। आशीष, मेरा जवाब ये है, आशीष। ये जो प्रोड्यूसर साहब को भेजिए अंदर, ऐसा सवाल पूछ दिया कि कल जवाब जैसे ही सवाल पूछे नहीं, पूरा ट्विटर परिवार जो है धनाधन रिप्लाई करे चले जा रहा था।
अब मुझे नहीं पता इकलौता जीव ऐसा है कि नहीं, बात तो सही है आपकी, ये तो जब सबने जवाब दिया तो मैंने भी ढूंढा। एक काम कर रहा हूं, हमने क्या करा, एक वेटरनरी डॉक्टर को रिक्वेस्ट करी कि सर आप जुड़िए और बताइए ये वीरू ने जो अभी सवाल का जवाब दिया है सही है नहीं। ब्रिजेश गुप्ता सर जुड़ते हुए। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। डॉक्टर साहब ये आंसर सही दिया क्या वीरू ने? सर गुड मॉर्निंग। हाँ, एक्चुअली में क्या है, दुनिया में ऐसे बहुत से माइक्रोब्स है जो बिना पानी पिए पूरी जिंदगी जीवित रह सकते हैं, पर अगर मेमल्स में देखें या बड़े जीव में देखें तो कंगारू रैट्स एकमात्र ऐसा प्राणी है जो बिना पानी पिए पूरी जिंदगी जीवित रह सकता है। और ये जो नॉर्थ अमेरिका के डिजर्ट में पाया जाता है। इसकी खूबी ये रहती है, जैसे आपने भी बताया, कि इसकी किडनी कुछ ऐसा काम करती है कि यूरिन जो रहता है वो कंसंट्रेट होता है, लेकिन मेन जो कारण होता है 80% पानी जो रहता है ये अपना जो बॉडी में फैट रहता है उसको ऑक्सीडाइज करके बनाता है। दूसरी चीज ये है कि डिजर्ट में गर्मी ज्यादा रहती है तो ये रात में निकलता है। और इसका एक और कारण ये है, इसको कंगारू रैट्स इसलिए बोलते हैं, इसके पिछले जो लेग्स रहते हैं वो कंगारू जैसे रहते हैं और ये जंप करता है, इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। क्योंकि इसके रेस्पायरेशन जब होता है तो पानी का लॉस बहुत ज्यादा होता है, तो ये क्या करता है, रात में अपने जो फर रहते हैं उससे नोसल जो ओरिफिस रहते हैं उसको ढक लेता है, तो वहां से नमी लेता है और ज्यादातर केसेस में बिना पानी पिए पूरी जिंदगी ये निकाल देता है। कंगारू रैट, वैसे 90% प्लस लोग इस इम्तिहान में पास हो गए वीरू कल। यह हो सकता है गूगल में सर्च बड़ा इजी था, सबने जवाब दिया था, आप सबको घाटी कांग्रेचुलेशंस। ये मेरे लिए तो सरप्राइज था, ऐसा कोई जीव होता है जो लाइफ लॉन्ग। डॉक्टर साहब एक और सवाल, कई लोगों ने आंसर दिया, गेहूं के साथ जो घुन होता है वो घुन भी पानी पिए बिना जिंदगी निकाल देता है। मैंने आपको पहले बताया बहुत से माइक्रोब्स होते हैं। हाँ, तो अलग हो गया। एनिमल किंगडम में, एनिमल वर्ल्ड में यही आंसर है। ठीक बात, जी, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। आंसर क्या कहते हैं उसे वेरीफाई कराने के लिए। वीरू ने सही जवाब दिया है भाई, कंगारू रैट, और आप में से कई लोगों ने बिल्कुल सही अपना उत्तर रखा था सामने। वीरू आज का सवाल। जी आज का सवाल भी अगर आप देखें अब आपकी स्क्रीन पर आएगा। और देखिए 2019 में जब भारत ने एयर स्ट्राइक्स की थी, आई मीन बॉर्डर पार जाने के बाद, उसके बाद अगले दिन आपको याद होगा एक इंसिडेंट हुआ था जब विंग कमांडर जो अभिनंदन थे वो एक डॉग फाइट के बाद पाकिस्तान के एरिया में अगर आप देखें उनको इजेक्ट करना पड़ा था, आई मीन LOC के पार। प्रश्न ये है कि अभिनंदन जी से पहले, विंग कमांडर अभिनंदन से पहले ऐसे कौन से भारतीय पायलट थे जो कैप्चर हुए थे एक ऑपरेशन के दौरान लेकिन सुरक्षित वापस आ गए थे देश में? उन पायलट का नाम क्या था? आशीष, यह है आज का प्रश्न। विंग कमांडर अभिनंदन के पहले पाकिस्तान की कैद से छूटने वाले उस पायलट का नाम क्या था जो पाक के खिलाफ जंग में शामिल थे? इंटरेस्टिंग। कभी हम लोग एविएशन के बाहर निकलेंगे क्या? नहीं तो इसमें तो फौज शामिल हो गई ना। ठीक है तो ठीक है भाई। ये गौरव बोल रहे थे कि मैं ढूंढ के लाऊंगा और अमित ने कहा था मैं उसको वेट करूंगा। प्लीज आप लोग बताइएगा कल आंसर, ट्वीट करिएगा अपने अपने आंसर्स, और कल इस पर हम लोग 10:20 में बातचीत करेंगे। सुमित आ गए आप वहां से, दूसरे स्टूडियो से स्टूडियो में आ गए? हाँ, दौड़ता हुआ आया। हम बताना चाहते हैं हमारा न्यूज ऑफिस बहुत बड़ा है। हाँ, मतलब मल्टीपल स्टूडियो। हाँ, तो दूर से आते आते भाग चले। ओवर टू यू भाई। अच्छा, बाजार में बढ़िया बाइंग और मिड कैप इंडेक्स आधा % ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। फ्रंट लाइन इंडेक्स में भी आज खरीदारी एक्सपायरी का दिन है। अभी कुछ देर पहले वीरू ये बात कह भी रहे थे कि जो आज की फर्स्ट हाफ की मूव थे मार्केट्स के अंदर वो कुछ हद तक मार्केट ने ऑलरेडी दिखा भी दिए हैं। तो 80 अंकों के आसपास की निफ्टी में बढ़त है। सर्वेंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे आपके सवालों को लेकर। साथ साथ उनसे हम ये भी जानेंगे कि मार्केट्स में किस तरह से वो अपने नंबर्स के थ्रू इसे रीड कर रहे हैं, क्या आंकड़े हैं, क्या उम्मीदें उनको, उनसे बातचीत करते हैं। पहले देख लेते हैं हेडलाइंस।